नमस्कार। अपना उत्तर प्रदेश के इस खास बुलेटिन में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। आपके साथ मैं हूं कीर्ति दीक्षित। तो चलिए इस बुलेटिन की शुरुआत एक अहम जानकारी के साथ करेंगे, जहां पर यूपी विधानसभा में हंगामा हुआ है। वित्त मंत्री सुरेश कुमार खन्ना ने आज ही संपूर्ण प्रस्ताव रखने को कहा था। नेता प्रतिपक्ष राम गोविंद चौधरी ने इस बात को लेकर के नाराजगी जताई है। तो बड़ी जानकारी, जहां पर यूपी विधानसभा में हंगामा हुआ है। वित्त मंत्री सुरेश खन्ना ने आज ही संपूर्ण प्रस्ताव रखने को कहा था, जिसको लेकर के नेता प्रतिपक्ष राम गोविंद चौधरी ने नाराजगी जताई है। सत्र कम दिन चलाने पर विपक्ष ने हंगामा किया है। नेता प्रतिपक्ष ने कहा कि ये लोकतंत्र की हत्या है। तो जिस तरह से यूपी विधानसभा में हंगामा हुआ है, जहां पर वित्त मंत्री सुरेश कुमार खन्ना ने आज ही संपूर्ण प्रस्ताव रखने को कहा था, जिसको लेकर के नेता प्रतिपक्ष राम गोविंद चौधरी ने नाराजगी जताते हुए कहा कि ये लोकतंत्र की हत्या है। सत्र कम दिन चलाने पर विपक्ष की तरफ से हंगामा किया गया है। तो बड़ी जानकारी यूपी से इस वक्त की, जहां पर विधानसभा में हंगामा हुआ है, जहां पर विधानसभा सत्र को कम दिन चलाने की बात को लेकर के नाराजगी जो है वो नेता प्रतिपक्ष की तरफ से जताई गई है, जहां पर उन्होंने कहा कि ये लोकतंत्र की हत्या है। सत्र कम दिन चलाने पर विपक्ष की तरफ से हंगामा किया गया है। जिस तरह से वित्त मंत्री सुरेश कुमार खन्ना ने आज ही संपूर्ण प्रस्ताव रखने को कहा था, तो लगातार जिस तरह से विपक्ष निशाना साधता हुआ आया है, जहां पर नेता प्रतिपक्ष ने इस बात को लोकतंत्र की हत्या करार दिया है। तो जिस तरह से लगातार यूपी में विधानसभा का सत्र चल रहा था, जहां पर यह माना जा रहा था कि सत्र काफी दिनों तक चलना था, लेकिन अब यह कहा जा रहा है कि 10 तारीख तक ये सत्र चलना था, लेकिन अब यह कहा जा रहा है कि सत्र को समाप्त करने की जिस तरह से आज बात कही जा रही थी कि कहा गया कि आज ही संपूर्ण प्रस्ताव रखने को, ये बात वित्त मंत्री सुरेश कुमार खन्ना ने कही, जिसको लेकर के नेता प्रतिपक्ष की तरफ से इसे लोकतंत्र की हत्या करार दिया गया है। तो यूपी विधानसभा में जमकर हंगामा हुआ है, जिसके बाद लगातार ये कहा जा रहा था कि सत्र कम दिन चलाने पर विपक्ष ने हंगामा किया। तो ज्यादा जानकारी के लिए हमारे संवाददाता अक्षत दत्त जोशी हमारे साथ जुड़े। अक्षत, जिस तरह से सत्ता पक्ष और विपक्ष लगातार सरकार पर निशाना साध रहा है, क्या कुछ वजह है जिस वजह से अभी ये सत्र को कम दिन चलाने की बात जो है वो कही गई है? अक्षत, क्या आप तक आवाज पहुंच पा रही है? तो जिस तरह से यूपी विधानसभा में हंगामा हुआ है, जहां पर वित्त मंत्री सुरेश कुमार खन्ना ने आज ही संपूर्ण प्रस्ताव रखने की बात को कहा है, जहां पर इसको लेकर के नेता प्रतिपक्ष राम गोविंद चौधरी ने नाराजगी जताई है। उन्होंने कहा कि सत्र कम दिन चलाने पर जिस तरह से विपक्ष की तरफ से हंगामा किया गया, उन्होंने कहा कि ये लोकतंत्र की हत्या है। और लगातार जिस तरह से ये बातें उनकी तरफ से कही गई हैं, क्योंकि माना जा रहा था कि विधानसभा का सत्र जिस तरह से चल रहा था, आज ये कहा गया कि वित्त मंत्री की तरफ से कि आज ही संपूर्ण प्रस्ताव रखने की बात उन्होंने कही है, जिसको लेकर के नेता प्रतिपक्ष राम गोविंद चौधरी की तरफ से नाराजगी जताई। उन्होंने कहा कि जिस तरह से ये बात कही गई है कि आज ही संपूर्ण प्रस्ताव रखा जाए, तो उसको लेकर के उन्होंने ये कहा कि ये लोकतंत्र की हत्या है। और साथ ही लगातार जिस तरह से विपक्ष की तरफ से हंगामा इस पूरी बात को लेकर के करा गया है। तो यूपी विधानसभा में आज जिस तरह से हंगामा हुआ है, जहां पर नेता प्रतिपक्ष ने लोकतंत्र की हत्या इस बात को करार दिया है, जहां पर उन्होंने कहा कि जब सत्र को लंबे दिन तक चलाना है तो आज ही आखिर क्यों संपूर्ण प्रस्ताव रखने की बात जो है वो वित्त मंत्री सुरेश खन्ना की तरफ से कही गई है। और लगातार इस बात को लेकर के सवाल भी उठाए जा रहे थे, और साथ ही विधानसभा में इस बात को लेकर के हंगामा जो है वो किया गया है, जहां पर राम गोविंद चौधरी की तरफ से नाराजगी भी इस बात को लेकर के जताई गई। तो वित्त मंत्री सुरेश कुमार खन्ना ने जिस तरह से आज संपूर्ण प्रस्ताव रखने की बात कही थी, उसको लेकर के लगातार जिस तरह से विपक्ष ने हंगामा किया यूपी विधानसभा के अंदर, जिस तरह से हंगामा हुआ है, नेता प्रतिपक्ष राम गोविंद चौधरी ने इस बात को लेकर के नाराजगी भी उनकी तरफ से जाहिर की गई है। और साथ ही उन्होंने कहा कि जिस तरह से आज संपूर्ण प्रस्ताव रखने की बात वित्त मंत्री की तरफ से कही गई है, ये सरासर इसे लोकतंत्र की हत्या उन्होंने करार दिया है। उन्होंने कहा कि सत्र कम दिन चलाने पर उनकी तरफ से जिस तरह से हंगामा किया गया है, और साथ ही उन्होंने कहा कि जब सत्र आगे चल रहा है तो क्यों उसे आज ही संपूर्ण प्रस्ताव रखने की बात कही गई है। तो जिस तरह से हंगामा विधानसभा के अंदर आज यूपी विधानसभा के अंदर देखने को मिला है, लगातार विपक्ष ये सवाल जरूर उठा रहा है कि आखिर क्यों सत्र को कम दिन चलाया जा रहा है। साथ ही उन्होंने इसे लोकतंत्र की हत्या करार दिया है। उन्होंने कहा कि लोकतंत्र में इस तरह की बातें नहीं होती, जब
डेट आगे तक है, तो आखिर क्यों आज ही संपूर्ण प्रस्ताव रखने की बात कही गई है? तो सत्ता पक्ष और विपक्ष सत्र को लेकर के आमने सामने है। जिस तरह से लगातार ये सवाल उठाए जा रहे हैं कि क्यों आखिरकार सत्र को कम दिन में ही खत्म करने की बात कही जा रही है। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ आज गोरखपुर पहुंचे, जहां वो केंद्रीय उर्वरक और रसायन मंत्री डीवी सदानंद गौड़ा के साथ हिंदुस्तान उर्वरक और रसायन लिमिटेड के खाद कारखाना का निरीक्षण करने पहुंचे थे। निरीक्षण के बाद अफसरों संग बैठक की माना जा रहा है कि बैठक में खाद कारखाना के लोकार्पण की तिथि पर भी चर्चा हुई है। बता दें कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जुलाई में खाद कारखाने का लोकार्पण कर सकते हैं। वहीं एक और बड़ी खबर आ रही है इस वक्त की, जहां पर लखनऊ के ठाकुरगंज कैंपवेल रोड पर भू माफियाओं का बोलबाला है। एलडीए की सीलिंग के बाद भी कैंपवेल रोड पर हो रही है अवैध प्लांटिंग और निर्माण। जोन 7 विहित प्राधिकारी कर चुके हैं सीलिंग की कार्रवाई, फिर भी लगातार ये काम जारी है। प्रॉपर्टी डीलर बड़े माफिया का नाम लेकर लोगों पर दबाव बनाते हुए नजर आते हैं। तो लखनऊ के ठाकुरगंज कैंपवेल रोड पर भू माफियाओं का जिस तरह से बोलबाला दिखाई दे रहा है, जहां पर लगातार ये कहा जा रहा है कि सीलिंग का काम, लगातार अवैध प्लांटिंग और निर्माण का काम जिस तरह से जारी है। एलडीए की सीलिंग के बाद भी कैंपवेल रोड पर अवैध प्लांटिंग और निर्माण कार्य चल रहा है। जोन 7 विहित प्राधिकारी पर कर चुके हैं सीलिंग, और साथ ही फिर भी ये काम जो है वो भूमाफियाओं की तरफ से चलाया जा रहा है। प्रॉपर्टी डीलर की अगर बात करें तो प्रॉपर्टी डीलर बड़े माफियाओं का नाम लेकर के लोगों पर दबाव बनाती है। तो ज्यादा जानकारी के लिए हमारे संवाददाता अंकुश जायसवाल हमारे साथ जुड़ रहे हैं। अंकुश, जिस तरह से लगातार भू माफियाओं का बोलबाला देखने को मिलता है, क्या कुछ पूरा मामला है, इसको लेकर के अपडेट दीजिएगा। देखिए, ठाकुरगंज कैंपल रोड पर एमडी लॉन के ठीक सामने भू माफियाओं द्वारा जमीन को कब्जा किया गया पहले जी, और उसके बाद फिर वहां पे अवैध तरीके से जो है प्लानिंग की जा रही है। रॉ हाउसिंग बनाए जा रहे हैं, सभी प्लॉट काट के जो है प्लॉट बेचे जा रहे हैं। इसकी शिकायत जब एलडीए को की जाती है तो उसके बाद एलडीए के विहित अधिकारी ने इसको सील करने के आदेश भी दिए थे, जिसके बाद एलडीए का प्रवर्तन दस्ता वहां पर पहुंचकर उसको सील भी करता है। लेकिन बावजूद इसके कुछ दिन बाद ही जो है फिर से वो जो है सील को तोड़कर एलडीए की, उसके बाद फिर से जो है निर्माण शुरू हो जाता है। तो ये एलडीए की ऊपर भी सवाल खड़े हो रहे हैं कि कैसे जो है उसकी सील को तोड़कर कैसे फिर से निर्माण शुरू हो गया। क्षेत्रीय लोग जब वहाँ पे विरोध करते हैं, उनको जो है उन पर दबाव बनाते हैं, बड़े भूमाफिया का नाम बताकर उन पर दबाव बनाते हैं। साथ ही दिल्ली के किसी बड़े अधिकारी का भी जो है ये लोग नाम बताते हैं, जिसकी वजह से एलडीए पर भी जो है ताकि दबाव बनाया जा सके, इस तरह से ये चीजें कर रहे हैं। तो क्या इन भूमाफियाओं के खिलाफ किसी तरह की कोई कार्रवाई की गई है? क्या कोई रिपोर्ट इनके खिलाफ दर्ज करवाई गई है, या फिर जिस तरह से एलडीए की सीलिंग के बाद भी इन्होंने वहां पर अवैध निर्माण का काम किया है, तो उसको लेकर के भी क्या कोई जानकारी है? देखिए, जब एलडीए में शिकायत की गई थी तो एलडीए का प्रवर्तन दस्ता वहां पहुंचा था। ठाकुरगंज कैंपल रोड पर ठीक ये एमडी लॉन के सामने की ये बात है। काफी बड़ी एरिया जो है कब्जा करके उस पर जो है प्लानिंग की जा रही है। ना ही कोई नक्शा पास कराया गया है, लेआउट पास कराया गया है एलडीए से। तो पूरी तरह से अवैध का ये जो है पूरी तरह से रॉ हाउसिंग बनाई जा रही है। हालांकि एलडीए में शिकायत की जाती है तो एलडीए की प्रवर्तन दस्ता ने उसको जाकर के सील भी किया था, लेकिन हौसले इतने बुलंद हैं इन भूमाफियाओं के कि इनको किसी का भी, प्रशासन का, पुलिस का या एलडीए का किसी का भी डर नहीं है। और बेखौफ होकर उन्होंने सील को बकायदा तोड़ दिया और उसके बाद फिर से निर्माण कार्य शुरू हो गया। जी, फिलहाल अंकुश, तमाम जानकारी देने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। वहीं एक और बड़ी खबर आपको बता दें जो कि सिद्धार्थनगर से सामने आ रही, जहां सिद्धार्थनगर में पुलिसकर्मी ने पत्रकार से अभद्रता की है। चिलिया थाना प्रभारी ने पत्रकार को समाचार कवरेज करने से रोका था। तो बड़ी जानकारी, सिद्धार्थनगर में पुलिसकर्मी ने पत्रकार से अभद्रता की है, जहां पर चिलिया थाना प्रभारी ने पत्रकार को समाचार कवरेज करने से रोका। चिलिया थाना प्रभारी दिनेश चौधरी ने पत्रकार को एनकाउंटर करने की धमकी भी दी है। तो पत्रकार ने एसएसपी को शिकायत पत्र देकर के न्याय की गुहार लगाई है। तो समाचार कवरेज करने को
को रोका था और साथ ही एनकाउंटर करने की धमकी जो है वो चिहिलिया थाना प्रभारी दिनेश चौधरी ने पत्रकार को दी है, जिसको लेकर के पत्रकार ने एसएसपी को शिकायत पत्र दिया है। साथ ही न्याय की गुहार लगाई गई है। तो जिस तरह से कवरेज करने के लिए ये पत्रकार पहुंचा था, तस्वीरें आप देख सकते हैं जहां पर थाना प्रभारी दिनेश चौधरी ने पत्रकार को धमकी दी है, एनकाउंटर की धमकी दी और साथ ही उसके साथ अभद्रता करते हुए भी नजर आए, जिसको लेकर के पत्रकार ने एसएसपी को शिकायत पत्र देकर के न्याय की मांग करी है। जानकारी मिला कि चिल्हिया थाना में एक दुष्कर्म का मामला आया था, जिसकी जानकारी लेने हम चिल्हिया थाने पहुंचे। वहां एक मंदिर पे एक महिला, एक बच्ची बैठी हुई थी। हम उससे जानकारी करने लगे, पूछने लगे मामला क्या था। वो लोग मामला बता भी रही थी, लेकिन उनके बताने के अनुसार मामला जो है दूसरी तरफ जा रहा था। वो दुष्कर्म से हटके मामला था, दुष्कर्म नहीं था। यह जानकारी पता चला कि यह दुष्कर्म झूठा है। हम फिर वापस जाने लगे, वहां से लौटने लगे। तभी प्रभारी निरीक्षक दिनेश चौधरी हमको बुलाए और अभद्र शब्दों का प्रयोग करने लगे, गाली गलौज देने लगे, धमकाने लगे कि अगर खबर चली तो हम आपको जान से मार देंगे, आपका जो है चीड़ देंगे, फाड़ देंगे। इसी तरह से बहुत, मतलब वहां पर कई लोग मौजूद थे, कई कांस्टेबल मौजूद थे, कई लोग वहां पर मौजूद थे। उन्हीं लोगों के बीच में जान से मारने की बात कही। तो कृपाशंकर भट्ट हमारे संवाददाता हमारे साथ जुड़े। कृपाशंकर, क्या कुछ पूरा मामला है जिसके चलते पत्रकार को धमकी जो है वो थाना प्रभारी की तरफ से दी गई? देखिए मैम, जनतंत्र टीवी के संवाददाता हैं कमलेश मिश्रा जी। एक महिला और एक बच्ची चिड़िया थाने में बैठी हुई थी और कहीं पे इनको सूचना मिली थी दुष्कर्म का, तो उस सूचना की जानकारी लेने वो चिड़िया थाने पर पहुंचे थे। वहां पे एसएचओ दिनेश चंद चौधरी हैं, जिन्होंने पहले भी ये समाचार इनका कुछ चलाए थे। जो मेन मामला है उसी को लेकर के उनके मन में कुछ रंजिशें थी, जिसको लेकर के उन्होंने जो जनतंत्र के टीवी के संवाददाता हैं कमलेश मिश्रा को, इन्होंने अपशब्द का प्रयोग किया, जो ये सीधे तौर पे आरोप लगा रहे हैं। वहीं पर अगर बात करें कि उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री का सीधा निर्देश है कि पत्रकारों की सुरक्षा की जाए और पत्रकारों से कोई भी बदतमीजी न करे, लेकिन सिद्धार्थनगर जनपद में पुलिस अधीक्षक से कल जाकर के कमलेश मिश्रा जो पत्रकार हैं जनतंत्र टीवी के, उन्होंने प्रार्थना पत्र देकर के न्याय की गुहार भी लगाई। लेकिन 24 घंटा बीत जाने के बाद भी एसपी यहाँ पे राम अभिलाष त्रिपाठी हैं, जो अभी तक कोई कार्रवाई उनके ऊपर नहीं की है। सबसे बड़ा सवाल है कि वर्दी का खौफ जमाने वाले ये कोई नए जो है उत्तर प्रदेश में मामला नहीं है, लेकिन सबसे बड़ा सवाल यह है कि आखिर सरकार जो है पत्रकारों के हित की बात तो करती है, लेकिन उनके जो मातहत जो अधिकारी हैं, कर्मचारी हैं, वो पत्रकार के हित की बात नहीं करते हैं। आखिर कमलेश मिश्रा जो है एक पत्रकार थे, कहीं सूचना मिली थी, वो इस तरह की कोई उनका जो सीधा कहना है कि हमने कोई न्यूज भी नहीं चलाई थी, लेकिन जब एसएचओ दिनेश चंद चौधरी ने उनको देखा तो उनके ऊपर आग बबूले हो गए और उनके ऊपर अपशब्द का प्रयोग करने लगे। और प्रयोग करने यहाँ तक कि चिल्हिया जो थाना है वहीं के ये मूल निवासी भी हैं और ये आज कई दिनों से घर छोड़ करके इधर उधर भटक भी रहे हैं। कल जाकर के एसपी से मिले, लेकिन एसपी का कोई स्पष्ट जवाब न मिलने से वो अभी भी असंतुष्ट हैं, वो घर छोड़ करके इधर उधर भागे फिर रहे हैं। तो जिस तरह से लगातार एसपी को इस बात की शिकायत पत्र दी गई है, कोई न्याय की गुहार लगाई गई है, तो कोई अभी तक उनके खिलाफ कोई मामला दर्ज नहीं किया गया, जिस तरह से दिनेश चौधरी की तरफ से लगातार एनकाउंटर की धमकी तक दी गई? देखिए, जहाँ तक बात करेंगे चिल्हिया एसएचओ दिनेश चंद चौधरी हैं, पुलिस महकमे में उनकी एक अच्छी पकड़ अपनी है जी। और पकड़ होने की वजह से वो आए दिन सुर्खियों में रहा करते हैं, कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ किया करते हैं इस तरह से, और इसीलिए उन्हें जो है किसी का कोई खौफ नहीं है। और जहाँ तक बात करेंगे अधिकारी की, तो अधिकारी ने एप्लीकेशन देने के 24 घंटे से ऊपर बीत गए हैं, अभी तक कोई कार्रवाई नहीं की है। फिलहाल कृपाशंकर भट्ट, तमाम जानकारी देने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। लखनऊ की एटीएस टीम ने बड़ा खुलासा किया है। एटीएस ने उन्नाव से किराए के घर में रह रहे म्यांमार देश के 2 रोहिंग्या को गिरफ्तार किया है। जानकारी के मुताबिक एटीएस की गिरफ्त में आए दोनों नागरिक रिश्ते में एक दूसरे के भाई लगते हैं। दोनों मिलकर अवैध रूप से म्यांमार के रोहिंग्या नागरिकों को भारत में प्रवेश दिलाकर फर्जी कागजात के सहारे उन्हें भारतीय नागरिक के रूप में स्थापित करने का धंधा करते हैं। देखिए, थाना कोतवाली और गंगा घाट के कुछ क्षेत्रों में किराए के लोग आते हैं और किराए पर मकान लेकर रहते हैं, तो इनके लिए हम लोग अपने बीट इंचार्ज और जो बीट के सिपाही हैं इनको भेज के अवेयर भी करा रहे हैं कि जो भी
किराएदार बाहरी लोग आते हैं इनका सत्यापन कराया जाए, इनसे जो डॉक्यूमेंट्स है आधार कार्ड ये सब लिया जाए और सत्यापन के बाद ही इनको रूम दिया जाए। और सत्यापन की प्रक्रिया जैसा कि हम सब जानते हैं यूपी कॉप ऐप से है, उस पर ये लोग ऑनलाइन भी अपना सत्यापन करा सकते हैं। और जो बिना सत्यापन कराए जो मकान मालिक किराएदार रखते हैं तो उनके खिलाफ हम लोग लीगल कार्रवाई करेंगे। नोएडा के शिल्प हाट में सरस आजीविका मेला चलाया जा रहा है। इसकी खासियत ये है कि कश्मीर से लेकर के कन्याकुमारी तक की करीब 300 महिला उद्यमी यहां अपने प्रोडक्ट को लेकर के आती हैं। यहां सभी स्टॉल महिलाओं के लगे हैं। प्रोडक्ट को बनाने से लेकर बेचने तक सभी काम महिलाएं ही कर रही हैं। मेले के अंदर इन आर्टिस्ट को सम्मान देने के लिए दीवार बनाई गई है, जिस पर इन आर्टिस्ट के लिखे हुए संदेश वहां पर मौजूद हैं। जो लोग यहां घूमने के अकेले आते हैं वही लोग इन आर्टिस्ट के सम्मान में कुछ ना कुछ लाइन लिखकर जरूर जाते हैं। सरस आजीविका मेला का जायजा लिया हमारे संवाददाता हैदर अली ने। नोएडा के शिल्प हाट में सरस आजीविका मेला लग रहा है, जिसमें तकरीबन देश भर से 300 महिलाएं यहां आई हैं। इंटरनेशनल वुमेंस डे भी आने वाला है और ऐसे में अगर इसकी कोई झलक देखना है तो वो यहां शिल्प हाट में आपको नज़र आ जाएगी, क्योंकि यहां आत्मनिर्भर भारत के तहत तमाम महिला उद्यमियां जो यहां अपने अपने स्टॉल लेकर आई हैं और हर किसी की अपनी अलग खासियत है, उनके राज्य की पहचान है। कश्मीर से लेकर कन्याकुमारी तक यहाँ आपको स्टॉल नज़र आएंगे और हर स्टॉल हर राज्य की अलग अलग खासियत को यहाँ दर्शाते हुए नज़र आएगी। लेकिन अब अगर हम इस मेले की बात करें तो यहाँ इस मेले के अंदर एक ऐसी वॉल बनाई गई है, जो लोग यहाँ घूमने के लिए आते हैं और इन महिला उद्यमियों को कोई संदेश देना चाहते हैं तो वो इस वॉल पर अपना एक संदेश छोड़ सकते हैं, यहाँ अपना संदेश लिख सकते हैं। आप देखें इस वॉल पर तमाम ऐसे संदेश लिखे हुए हैं कि यहाँ अपनी फैमिली के साथ घूमने के लिए आइए, ये बेस्ट प्लेस है टाइम स्पेंड करने का, मेला सुंदर है और मेरे देश की शान बढ़ाती हैं ये महिलाएं, और ये तमाम इनके काम के बारे में इनकी तारीफ़ें यहाँ लिखी गई हैं, बहुत सारे मैसेज इनके लिए छोड़े गए हैं। तो यकीनन ये एक अच्छा इनिशिएटिव है कि अगर यहाँ लोग घूमने आते हैं और वो इन आर्टिस्ट के बारे में कुछ कहना चाहते हैं, अपनी फीलिंग एक्सप्रेस करना चाहते हैं, तो वो इस वॉल पर अपना संदेश लिखकर उनको बता सकते हैं, संदेश दे सकते हैं। और अगर हम बात करें सरस आजीविका मेला की, तो ये वोकल फॉर लोकल के तहत जो महिलाएं खुद से अपना बिजनेस चलाती हैं, यहाँ वाघ साड़ी है, यहाँ तमाम ऐसी चीज़ें हैं, यहाँ बांस का अचार है, यहाँ झारखंड की महिलाएं भी हैं जो ज्वेलरी, ट्रेडिशनल ज्वेलरी लेकर आई हैं यहाँ पर। तो बहुत खूबसूरती से अपने राज्य की जो खूबसूरती है उसको इस मेले में महिलाएं दिखा रही हैं। विद वीडियो जर्नलिस्ट दुर्गेश, हैदर अली, J24/7 न्यूज़, नोएडा। प्रदेश में दबंग माफियाओं के हौसले बुलंद है। ताजा मामला देवरिया जनपद भूअली थाना क्षेत्र से सामने आया, जहां बहोर गांव की एक महिला ने गोरखपुर मंदिर के पुरोहित और उनके परिवार पर जमीन कब्जाने का आरोप लगाया है। महिला का आरोप है कि पुरोहित और उसके परिवार वाले उसकी जमीन पर जबरन रास्ते का निर्माण कर रहे हैं। पीड़ित ने इसकी शिकायत डीएम और एसडीएम से भी की है, लेकिन पीड़ित महिला का कहना है कि आरोपियों के खिलाफ कोई कार्रवाई नहीं हुई। सभी लोग हम ही पर दबाव डाल के हटा दिए। हाँ, पुलिस आई थी, कह रही थी इस पर पहले से ईटा बिछा है तो काम करने दीजिए, आप लोग पढ़ीदार हैं, कभी मिल जाएंगे। हाँ, जमीन जोत की जमीन है हमारी। किसकी है? हमारी है। क्या नाम है, कहाँ के रहने वाली हैं? हम बहोर के रहने वाले हैं, ग्राम बहोर धनौती। हमारा थाना पड़ता है भलवनी। कौन जगह में कब्जा करा है? कब्जा ये प्रेत है योगी के, वही कर रहा है। हाँ, क्या नाम है आपका? यूपी की योगी सरकार भ्रष्टाचार मुक्त प्रदेश बनाने के बड़े बड़े दावे करती है, लेकिन प्रदेश में भ्रष्टाचार पर लगाम लगती दिखाई नहीं दे रही। ताजा मामला जनपद के कसिया तहसील क्षेत्र से सामने आया, जहां बनकटा बाजार में स्थित ITI कॉलेज बिना मान्यता से ही चल रहा है, लेकिन प्रशासन में बैठे जिम्मेदार अधिकारियों को इसकी खबर तक नहीं। दरअसल कॉलेज के खिलाफ लगातार जन शिकायतें मिल रही हैं, जिसके बाद जांच में पाया गया कि कॉलेज ने मान्यता लेने में बड़ा फर्जीवाड़ा किया है। फिर शासन के आदेश पर कॉलेज के ऊपर मुकदमा दर्ज हुआ, लेकिन उसके बावजूद भी BN ITI कॉलेज में परीक्षा संचालित है। वहीं कॉलेज में परीक्षा देने वाले छात्रों से सुविधा शुल्क भी लिया गया। इतना ही नहीं, कॉलेज में जितना भी स्टाफ है, किसी के पास संबंधित ट्रेड से डिग्री भी नहीं है।
किस स्टेट से ITI करते हैं आप? इलेक्ट्रीशियन फिर से। अच्छा, कहाँ पे एडमिशन करवाए हुए हैं आप? हमारा एडमिशन हुआ है देवरिया, यहाँ से मतलब सब कुछ होता है। देवरिया हुआ है एडमिशन? देवरिया किस ITI में? देवरिया BM प्राइवेट ITI। अच्छा, कितना लगा था शुल्क? क्या शुल्क कितना लगा था? 3000। कितना? 3000। 3000? सुबह सब हो गया सर। हाँ, सुविधा सब हो गया। कितना दिए हैं? 3000। कितना? 3000। अच्छा, और व्यवस्था किए हैं लोग? जी बताए हैं लोग कैसे कराए हैं लोग एग्जाम? सर वही एक दो तो बताए। जो आप बता रहे हैं कि फर्जी जो डॉक्यूमेंट लेके उन्होंने मान्यता ली थी, उसके बारे में जो ऊपर से निर्देश के क्रम में उनके खिलाफ FIR दर्ज कर दी गई थी और उसकी सूचना ऊपर उच्च अधिकारियों को दे दी गई है। अब ये किस तरीके से वहाँ पे एग्ज़ाम और सब कुछ, क्योंकि भारत सरकार द्वारा मान्यता होती है, उनको सूचना दे दी गई थी। अब वो प्रकरण क्या है, भारत सरकार ही देखेगी कि क्यों उनको यहाँ एग्ज़ाम हो रहा है। हमें तो ऊपर से निर्देश प्राप्त होते हैं, उसका हम लोग अनुपालन किया जाता है। जो आपके द्वारा सूचना गई है, ये तो अगर सुविधा शुल्क लिया जा रहा है तो ये तो बहुत गलत बात है, जबकि निर्धारित शुल्क वहाँ पे 400 कुछ रुपए है, वो सबको जमा करने होते हैं, वो ऑनलाइन जमा होते हैं, कोई कैश की वो व्यवस्था नहीं होती, क्योंकि सब ऑनलाइन फीस जमा होती है उनकी। अगर 3000 रुपये लिया रहा प्रकरण आता है तो मैं इसकी जांच करवाने के लिए कन्नौज के जलालपुर कुम्हारनपुरवा गांव में दशरथ गौतम के 14 वर्षीय बेटे हिमांशु का भूसे से के कूप में शव मिला। पुलिस ने वारदात का सनसनीखेज खुलासा कर दिया है। हिमांशु की हत्या मां के कहने पर गांव में रहने वाले उसके साथी ने ही की थी। दशरथ कानपुर में नौकरी करता है, वह अब कभी कभी घर आता है। करीब 3 साल पहले पूनम के प्रेमी सुशील से प्रेम संबंध परवान बढ़ने लगा। 2 माह पहले हिमांशु को मां के प्रेम संबंधों की जानकारी हो गई, जिसके चलते कलयुगी मां ने अपने ही बेटे की प्रेमी से हत्या करवा दी। पुलिस ने इस हत्याकांड का खुलासा कर मां और उसके प्रेमी को जेल भेज दिया है। मृतक हिमांशु के शव को पास के खेत में ले जाकर के फेंक दिया एवं उसकी गुमशुदगी की सूचना पुलिस को दी। जब यह शव बरामद हुआ, इसके बाद जब जांच करना प्रकाश में शुरू किया गया, तब गांव वालों ने यह सूचना दी कि उन्होंने सुशील को बदहवास हालत में रात में ही भागते हुए देखा था एवं वह कई लोगों से मिला भी था। इस तथ्य के आधार पर जब और गहराई से जांच की गई एवं पूछताछ हुई तो ये मामला पूरा खुल गया एवं सुशील कुमार और पूनम दोहरे को गिरफ्तार कर लिया गया है। बस्ती में कोतवाली थाना क्षेत्र के JJ हॉस्पिटल में मारपीट का मामला सामने आया, जहां डॉक्टर और उसके गुंडों ने मिलकर मरीज का इलाज कराने आए तमीरदारों से मारपीट की। तीमारदारों की गलती बस इतनी थी कि उसने अपने मरीज को डिस्चार्ज करने की बात कह दी। बस इतनी सी बात पर डॉक्टर साहब और उनके गुर्गे तीमारदारों पर टूट पड़े और जमकर अस्पताल परिसर में ही उन्हें कूट दिया, जिसके बाद पीड़ित पक्ष ने पुलिस को सूचना दी। मौके पर पहुंची पुलिस ने तफ्तीश की और पीड़ित पक्ष की तहरीर लेकर जांच शुरू कर दी है। कि छुट्टी ना दी जाए, घर शादी 5 तारीख का बड़ा बात है, तो कहीं की छुट्टी का कर मरीज लेके आया हूँ। जब छुट्टी मांगे मरीज का कर लेके आई, घर शादी नाते मजबूर दवाई लिख दिया जाओ, इलाका में तो अपन लगवाई जाए, कही जाए। बस यही पर तुरंत बस लड़का कही दी अच्छा चलो घरे रहा दो ना चलो घरे, बस यही तुरंत मारा। कौन मारा? डॉक्टर साहब मारे पहले दौड़ी ना, उसके बाद में आई जो उनके लोग हैं सुई लगा लंबा मोटा ये सब भी और क्या कह रहे थे? और क्या सुई लगावे कहीं कौन सुई? कहीं पकड़ लाओ सुई जहर का लगाई दो। जहर की सुई लगाने कह रहे थे। मामला कुछ नहीं हुआ था, एक मरीज भर्ती था और हमारे वार्ड में उसके वो लड़का एक आया, वहीं गाली गलौज करने लगा, उसको समझाया बुझाया गया, उसी में धक्का मुक्की उसने किया और धक्का मुक्की स्टाफ से हुआ। उसके बाद से वो कहने लगा कि हम देख लेंगे, ये कहते हुए अपना चला गया। सर आरोप ये लगाया जा रहा है कि आपके द्वारा ये कहा गया है कि जहर का इंजेक्शन लगा दिया जाएगा, बच्चे को मर जाएगा। नहीं, ऐसा कोई डॉक्टर कैसे कर सकता, हम ऐसा कैसे कर सकते हैं? बाकी तो वहाँ सब मरीज थे, ऐसा बात हम कभी कह ही नहीं सकते। बेबुनियाद बात है। बिल्कुल। मथुरा जिले के थाना कोतवाली वृंदावन में देर रात कपड़े के शोरूम में आग लगने से अफरा तफरी मच गई। 3 मंजिला शोरूम में आग शॉर्ट सर्किट के कारण लगी। आग लगने की जानकारी मिलते ही पुलिस और दमकल की टीम मौके पर पहुंच गई और आग पर काबू पाने का प्रयास किया गया। बताया जा रहा है कि आग की वजह से 200 से 2.5 करोड़ रुपए का नुकसान होने का अनुमान है। कोतवाली से चंद कदमों की दूरी पर देर रात आग लगने से हड़कंप मच गया। आग बेसमेंट से शुरू हुई, जिसने कुछ ही देर में पूरे शोरूम को अपनी जद में ले लिया। सुबह 4:45
4 बजे लगभग सूचना प्राप्त हुई है, 3:30-4 बजे के बीच में कि आग लगी है। तत्काल हमने 4-5 गाड़ियाँ लेकर के यहाँ मौके पर आए हैं। लेन के शोरूम में काफ़ी आग लग चुकी थी, अंदर आग भड़क चुकी थी और पूरे इनके बॉक्स से अंदर से जाम हो चुके हैं। उनको तोड़ करके तत्काल उसको आग को बुझवाया है। क्या कारण है अभी तक देखने में आया? अभी प्रथम दृष्टया शॉर्ट सर्किट लग रहा है। जो लोग ऊपर थे उनको निकाला गया है, उधर बाहर। बहराइच जिले में आग के कहर का तांडव लगातार जारी है, जहां बीते दिन जनपद के एक गांव में आग लगने से दर्जनों घर जलकर खाक हो गए और भीषण आग ने ग्रामीणों की गृहस्थी तबाह कर दी। वहीं थाना फरकपुर के कोटवाल खुर्द गांव में आग लगने का दूसरा मामला सामने आया, जहां लगी भीषण आग ने भी कई परिवारों को तबाह कर दिया। आग की लपटों में जलकर ग्रामीणों के 4 आशियाने बुरी तरह से खाक हो चुके हैं। कड़ी मशक्कत के बाद ग्रामीणों ने आग पर किसी तरह से काबू पाया। इस दौरान गांव के लोग बचाव के लिए मदद मांगते नजर आए। भीषण आग की लपटों में ग्रामीणों के आशियाने समेत लाखों का सामान जलकर खाक हो गया। शॉर्ट सर्किट के चलते लगी आग में 4 आशियाने तो पूरी तरह से खाक हो गए। आपका घर कैसे जल गया? बत्ती से। घर में क्या क्या रखे थे? पल का रजाई, बिछौना, रुपया, पैसा सब कुछ गल्ला, सब थैलाहन पीटा रहा, सब जल गया। कितने रुपए तक नुकसान हुआ है तुम्हारा? 50,000 लग जाए के नुकसान भरा, अभी सब जल गया। तो अपना उत्तर प्रदेश के इस खास बुलेटिन में फिलहाल के लिए इतना ही। देश और दुनिया की तमाम खबरों के लिए आप बने रहे हमारे साथ। नमस्कार। खबरों से अपडेट रहने के लिए JK 24/7 न्यूज के YouTube चैनल को आज ही सब्सक्राइब करें और Facebook पेज को भी फॉलो करें।